Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the biochemistry. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि हमारा वर्ड ही खुद में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम इसे देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज़ बायो एंड द अनदर वन इज़ केमिस्ट्री। तो हम दोनों सब्जेक्ट पढ़े हैं 11th-12th में। बायो का अगर मतलब हम देखें तो इसका क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ लिविंग, जीवों की सजीवों की स्टडी करने को हम बोल देते हैं बायो। और केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करें तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टडी ऑफ केमिकल्स, स्टडी ऑफ मोलिक्यूल्स। तो देखो दो चीज़ मिल गई, बायो प्लस केमिस्ट्री। अगर अब इसी केमिस्ट्री को मीन्स स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम किसके ऊपर अप्लाई कर दें, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तब हम इस चीज़ को बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, कि सजीवों के अंदर की केमिस्ट्री का अध्ययन करना। सो इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप केमिकल प्रोसेसेस भी बोल सकते हो, किसके अंदर, इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपके, हमारे देखें ना तो एनिमल्स हो गए, फंगाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जो भी लिविंग है। इसके बाद अगर हम इसे और डिफाइन करना चाहें तो हम इसे कह सकते हैं स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। लाइफ की केमिस्ट्री की स्टडी करना, कि पर्टिकुलरली जो ह्यूमन की लाइफ है या फिर और किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ है, उसके जिंदा रहने के लिए उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल स्पेशली है ना, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। इसके अलावा इसे हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ बायो मोलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। देखो मोलिक्यूल्स समझ में आ गया, बायो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मोलिक्यूल्स है उनकी स्टडी करने को भी हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। इस चीज़ को तो मैं बहुत अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होते हैं बायो मोलिक्यूल्स। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक टर्म नोट करने वाली है कि जो हमारी बायोकेमिस्ट्री पर्टिकुलरली टर्म है ना, एक टर्म दी थी हमारे साइंटिस्ट कार्ल न्यूबर्ग ने। कब, इन 1930s। और इसीलिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं कार्ल न्यूबर्ग, इन्हें हम फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार जो टर्म थी ना इन्हीं ने दी थी, इन्हीं ने इसका यूज़ किया था इन 1930s में। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ, कि हम पर्टिकुलरली बायोकेमिस्ट्री में किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया केमिकल तो ठीक है, केमिकल रिएक्शन की हम स्टडी करेंगे किसके सस्पेक्ट में। सबसे पहले जो हम स्टडी करते हैं दैट इज़ केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ लिविंग मैटर। लिविंग मैटर आप बोल दो, लिविंग सिर्फ मैटर का क्या मतलब हो गया, एक सेल, हमारी जो एक सेल है वो भी तो लिविंग मैटर है। फिर सेल ने मिलकर भरी वो आपका टिश्यू बनाया हो, फिर ऑर्गन सिस्टम, ऐसे करके हमारी ह्यूमन बॉडी बनी। लेकिन एक जो सेल है वो भी एक लिविंग मैटर है। तो पर्टिकुलरली उस लिविंग मैटर के अंदर, एक सेल के अंदर क्या क्या केमिकल्स, कितने केमिकल्स हैं, किन किन की उसे नीड है, तो एक तो हम उस चीज़ का स्टडी करते हैं। दूसरी चीज़ केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग आपकी जो केमिकल रिएक्शन है, कौन कौन सी, जैसे डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीशन है। अब इसे कैसे, जैसे हमें पता तो हमने तो सीधे खाना खा लिया, लेकिन पर्टिकुलरली जो हम डाइट में प्रोटीन ले रहे हैं वो ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं होता। जो आपका प्रोटीन है ना, हमने प्रोटीन लिया, सबसे पहले ये प्रोटीन टूटता है पेप्टॉन्स में, क्योंकि इससे छोटे, ये तो बहुत ज़्यादा रहता है, एक प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड होते हैं जो कि हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ये कन्वर्ट होता है पेप्टॉन्स में, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो भी इसी के अंदर हम पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद वो जो पेप्टॉन्स हैं वो कन्वर्ट्स होते हैं पेप्टाइड्स, है ना, पेप्टाइड्स में। इस तरीके से जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगा आपका एक जो बड़ा प्रोटीन मोलिक्यूल्स है, उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसा ही सभी के साथ चलता है। कार्बोहाइड्रेट भी जो बड़े रहते हैं पॉलीसैकेराइड्स, वो डाई में कन्वर्ट होते हैं, फिर मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं, तब जाके उनका हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद अब किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा वो भी हम इसी में स्टडी करते हैं। साथ ही साथ जब हमारी बॉडी जितने भी न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, भाई वेस्ट भी तो बाहर जाता है, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं, वो सारी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसके बाद आगे देखें, लास्ट नॉट द लीस्ट, केमिकल चेंजेस विच अकर्स ड्यूरिंग ग्रोथ। अब ड्यूरिंग भाई हमारी ग्रोथ हो रही है, छोटे थे, है ना, सब बोलते हैं ना कि जर्नी फ्रॉम बेबी टू बेबी। एक बेबी जब सच में बेबी होता है, बच्चा,
और एक बेबी जो आजकल बन रहे हैं, मतलब अलग ही ट्रेंड चल रहा है, 50-50 साल के लोग बेबी बन रहे हैं आजकल। तो यहाँ से लेके जो इतनी बड़ी ये ग्रोथ हो गई फ्रॉम बेबी टू बेबी, इस तरीके से, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुई, यानी कि डिवीजन होते हैं ना भाई, बहुत सारे माइटोटिक डिवीज़न है, मियोटिक डिवीज़न है, समसूत्री, अर्धसूत्री, इस तरीके से डेली हमारी बॉडी में बोलते हैं ना हम चेंजेस हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, डिवीज़न हो रहा। स्किन आप देखते रहते हो ना क्या हर 28 दिन में एक बार जो लेयर होती है बाहर जाती है। तो इस तरीके से जब भी एक ग्रोथ हो रही है, क्या क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, वो सभी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि एक जो हमारा लिविंग मैटर है वो किन किन एलिमेंट से बना है। लिविंग मैटर का सीधा सीधा मतलब आप लोग ले लो सेल, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। पूरी ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक सेल की। तो एक सेल के अंदर मेनली जो होते हैं ना वो 6 एलिमेंट मेनली, इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट हैं। अब इन मेनली 6 में भी सबसे पहला एक आप लोग बता ही दोगे, ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन 2 मिनट के लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लाइफ। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है 65%। सेकेंड नंबर पर आपने कार्बन बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो यही रहता है अप्रॉक्सीमेटली 18.5%। इसके साथ साथ आपका हाइड्रोजन 9.5%, ऑक्सीजन तो अपने बात कर ही ली, साथ ही साथ यहाँ पर रहेगा आपका नाइट्रोजन 3.3%, फॉस्फोरस है, साथ ही साथ कैल्शियम है जो कि ऑलमोस्ट 1% है ना, 1.0 एंड 1.3%। अब इनके अलावा, ये तो मेनली है, इनके अलावा और भी होते हैं बहुत सारे एलिमेंट, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा सोडियम पोटेशियम पंप। इसके अलावा आपके क्लोराइड्स आयन है, साथ ही साथ आपके जिंक है, और भी बहुत सारे जो एलिमेंट हैं एक लिविंग मैटर में, यानी कि एक लिविंग सेल में, लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। बट मेनली एक सेल में सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 6 एलिमेंट है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम, दे फॉर्म 90% ड्राई वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, ड्राई वेट की बात करूँ मैं, वेट वेट की नहीं, मतलब गीले वेट की नहीं, गीले में तो वाटर आ जाएगा, उसको हम इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे कि पूरी ह्यूमन बॉडी में एक्चुअल में कितना कॉम्पोनेंट है। अभी सिर्फ हम एक सेल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ ड्राई वेट की, वाटर को छोड़कर जो हमारा पूरा ड्राई वेट है ऑलमोस्ट 90% यही बनाते हैं ये 6 सब्सटेंसेस, ये 6 एलिमेंट। इसके अलावा जो थोड़ा सा अमाउंट है 10%, वो आपका वही रहेगा जो मैंने बताया कि आपका सोडियम है, पोटेशियम है, इसके अलावा हम देखें तो जिंक है, क्लोराइड है, और भी बहुत सारे सब्सटेंस। अब हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि हमारी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है वो किन किन एलिमेंट से है ना, किन किन सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। तो अगर हम सबसे पहले देखें जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी में, दैट इज़ वाटर। आप सबने सुना ही होगा कि हमारी जो पूरी बॉडी है ह्यूमन बॉडी, इसमें ऑलमोस्ट 60 to 70%, 60 से 70% तो क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। तो यहाँ पर 60 to 70% हमारा वाटर हो गया। इसके अलावा जो सेकेंड नंबर पर होते हैं दैट इज़ प्रोटीन, जिसका जो परसेंटेज है ना दैट इज़ 15 to 17%। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर है ना, अगर हम अमाउंट के हिसाब से देखें तो हमारे लिपिड्स 13 to 15%। इन्हें है ना लिपिड्स को आप और क्या बोल सकते हो, फैट स्टोरेज होगी पर्टिकुलरली। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर है हमारा 6% मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे आयन वैसे आयन, बहुत सारे टाइप के मिनरल्स। इसके अलावा एक और है हमारा कार्ब्स, या फिर इसे आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट, जिसका परसेंटेज है 1.5%। अब यहाँ पर सब लोगों को एक डाउट हो रहा होगा, डाउट क्या हो रहा कि सर हमें वाटर का समझ में आया, ठीक है 60 to 70%, प्रोटीन का भी समझ में आया कि चलो इतना अमाउंट है, लिपिड भी अच्छा अमाउंट है, मिनरल्स भी हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इतना कम 1.5%। जबकि हम जो फूड लेते हैं ना, ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के फूड हैं, आप रोटी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते ही हैं, तब भी आखिर इसका अमाउंट इतना कम क्यों? रीज़न है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जो हमारी बॉडी में जो मैं बोल रहा हूँ है ना, पर्टिकुलरली ये जो हैंड के मूवमेंट हो रहे हैं, हम चल रहे हैं या वो जिंदा ही हैं क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही होता है। तो हम जितना भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, वो एनर्जी प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि इसका अमाउंट बहुत ही कम है। और इसके बाद जब पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट की कमी होने लगती है हमारी बॉडी में है ना, या किसी का फास्ट है, उस टाइम पर फिर वो जो बाकी की चीज़ें जैसे प्रोटीन है, स्पेसिफिकली प्लाज्मा प्रोटीन
और ये जो लिपिड्स हैं, है ना, फिर ये फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं, जिससे फिर हमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मिलता है। तो इसीलिए इस फॉर्म में एक टाइप से एनर्जी स्टोर रहती है, तो इनका अमाउंट ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट कॉन्टीन्यूसली यूटिलाइज्ड होते हैं, तो इनका अमाउंट कम है। वैसे हम इसे आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम बात करते हैं बायो मोलिक्यूल्स की, क्योंकि मैंने बोला ना कि बायोकेमिस्ट्री को आप क्या बोल सकते हो, स्टडी ऑफ बायो मोलिक्यूल्स। तो हम देखते हैं क्या होते हैं बायो मोलिक्यूल्स। जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा, बायो मीन्स लिविंग, तो ऐसे मोलिक्यूल्स, है ना, ऐसे आयंस जो किस में प्रेजेंट हो, विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर से क्या, एनिमल जैसे हम हो गए, इसके अलावा बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, पैरासाइट है, जो भी लिविंग है, उनके अंदर जो मोलिक्यूल्स या आयंस हैं उन्हें हम बोलते हैं बायो मोलिक्यूल्स। इसके साथ साथ ये जो बायो मोलिक्यूल्स हैं दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, है ना, ये कैसे रहते हैं, दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है, अब भैया अपन ने 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़ी है, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कैसी, ऐसी केमिस्ट्री जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, चैन देखी थी ना, एथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, C2H5OH, ऐसे करके आप लोग, वो ऑर्गेनिक है। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, इनमें जो हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ये देखो, दीज आर दी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और क्या क्या रहेगा, कंपोस्ट ऑफ कार्बन, जो कि है ही मैंने बता दिया। इसके साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये 4 टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। आगे देखें तो हम इन्हें मेनली 2 टाइप में क्लासीफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर शेप। एक होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, एक रहेगा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बट को तोड़ो, बायो और फिर से देखो मोलिक्यूल्स को ले लेना कि यही होगा, बस यहाँ आ जुड़ गया माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, सूक्ष्म, माइक्रोस्कोप होता है ना, सूक्ष्मदर्शी। तो ऐसे पार्टिकल्स पर्टिकुलरली जो स्ट्रक्चर में क्या होंगे, स्मॉल होंगे, उन्हें हमने बोला बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। और मैक्रो मतलब होता है बड़ा, मैक्रोफेजेस हमने पढ़ा था, बड़ी सेल, फेगोसाइटिक सेल, तो ये जो है ना स्ट्रक्चर में बड़े होंगे। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स स्मॉल इन साइज, मैक्रो लार्ज इन साइज। क्योंकि ये छोटे हैं तो इनका जो मोलिकुलर वेट है कम होगा। हैव लोअर मोलिकुलर वेट, क्योंकि साइज में बड़े हैं तो इनका जो मोलिकुलर वेट है ना ज़्यादा होगा। दे हैव हायर मोलिकुलर वेट। इसके बाद अब इन, क्योंकि छोटे हैं, स्मॉल हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल होता है। दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर, इसीलिए इन्हें हम मोनोमर्स भी बोलते हैं। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, और मर्स जो निकला ना एक टाइप से पॉलीमराइजेशन, मतलब एक चैन आप समझ लो। तो एक चैन होती है ना हमारी, ऐसे आप देखना, एक हुक, फिर दूसरा हुक जुड़ेगा, तीसरा हुक जुड़ेगा, ऐसे बहुत सारे हुक से मिलकर एक चैन बनती है। तो ये जो पर्टिकुलरली है ना, ये समझ लो कि इस चैन का सिर्फ एक हिस्सा है, ये छोटा सा, तो इन्हें हम मोनोमर्स बोलते हैं। और पर्टिकुलरली जो हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, अब ऐसे जब बहुत सारे जुड़ जाएंगे ना माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में, 1 2 3 4 5, जब जाके हमारा बनता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कॉम्प्लेक्स, और इन्हें हम बोलते हैं पॉलीमर्स। देखो, पॉली मतलब बहुत सारे होते हैं, और मर्स जिसमें ऐसी बहुत सारे हुक की क्या हो गई, एक बड़ी चैन जुड़ गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या एग्जाम्पल है, आपका अमीनो एसिड, और बहुत सारे जब अमीनो एसिड मिलते हैं, स्पेसिफिकली 10 नेसेसरी 10 अननेसेसरी, तब मिलकर बनता है एक प्रोटीन मोलिक्यूल्स। तो ये है मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, बहुत सारे प्रोटीन आ गए ना। दूसरा एग्जाम्पल है न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। मैंने RNA और DNA में राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों मैंने बताया, RNA और DNA दोनों मैंने पढ़ाए थे। उसे बताया था ना कि न्यूक्लियोटाइड रहता है हमारा, है ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ थी, प्यूरिन, पायरिमिडीन, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो इस तरीके से जो बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स हैं, है ना, वो आपस में मिलके क्या बना देते हैं, आपका न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा लास्ट एग्जाम्पल हम देखें, नॉट द लीस्ट, मोनोसैकेराइड्स। मोनो मतलब एक, और सैकेराइड्स अब एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है ना, जिसमें सिंगल यूनिट हो, और जब ऐसी फिर से बहुत सारी एक साथ मिल जाएंगी वो बनाती हैं पॉलीसैकेराइड्स, है ना। इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मोनोसैकेराइड में बात करूँ तो पर्टिकुलरली ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलीमर्स में, तो यहाँ पर आपका स्टार्च हो गया, वो पॉलीमर्स में आता है, जो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है। इन सबको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस and importance of biochemistry.
आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।